साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं आज आपको कैसे शख्स से रूबरू कराऊंगा जिनकी कहानी आप सुनेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर ये वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको जीवन का असली मकसद पता चल जाएगा। जीवन में है क्या, जीवन होता क्या है। एक बाबा अब इस समय गांव में जनपद सुल्तानपुर में भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। ये बाबा जनपद गाजीपुर के हैं। इनकी शादी पहले मऊ के जनपद में होती है, उसके बाद इनकी पत्नी वहाँ से आती नहीं। इनके पास एक 1.5 वर्ष का बच्चा रहता है। उस बच्चे को लेकर ये मुंबई चले जाते हैं और उस बच्चे की लालन पालन के लिए ये दूसरी शादी करते हैं महाराष्ट्र में। फिर वहाँ ये शादी करते हैं। उसके बाद काफ़ी वक्त बीतता है, बच्चा बड़ा होता है। उस दूसरी वाली पत्नी से भी इनके पास 2-3 बच्चे होते हैं। फिर जब बच्चे सयान हो जाते हैं, पत्नी थोड़ी बुजुर्ग हो जाती है, तो इन लोगों बाबा को उस घर से निकाल दिया जाता है। उस घर से निकाल दिया जाता है जिस घर को इन्होंने बनाने के लिए अपनी पूरे शरीर खून पसीने की मेहनत लगा दी थी। और उसकी कीमत बाबा पहले मुझे ऑफ कैमरा बताया कि उसकी कीमत करोड़ों में है। आज बाबा जनपद सुल्तानपुर में, आइए बाबा से बात करते हैं। गाजीपुर से मुंबई गए, मुंबई से आपने करोड़ों की संपत्ति बनाया, फिर आप सुल्तानपुर में अपने दोस्त के घर पे क्या कर रहे हैं? क्यों गांव-गांव आप भिक्षा मांग रहे हैं? क्यों आपका बेटा आपको नहीं पूछता? क्यों आपकी पत्नी आपको क्यों नहीं पूछती? आपकी वो बेटी आपको क्यों नहीं पूछती? क्या उस पिता की ज़रूरत नहीं है अब, जो पहले कभी पिता बचपन में पढ़ती थी? क्या वजह है वो पत्नी की जो आज अपने पति को नहीं पूछ रही है? आइए बाबा से सारी कहानी की बात करते हैं। मेरे फ्रेम में अभी जिस रूप में है, ये बाबा के रूप, मोह माया से दूर होके भगवान के प्रति लीन हो गए। बाबा क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद गुप्ता। देवी प्रसाद गुप्ता। हम ठठेरा हैं। गुप्ता ठठेरा एक ही होता है। यहाँ वहाँ बम्बई में कोई ठठेरा को समझेगा नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ पर गुप्ता लिखवाते हैं। और ठठेरा भाषा यहाँ यूपी का है। बाबा आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? गाजीपुर, जिला गाजीपुर, यूपी। जिला गाजीपुर। हाँ। अभी आप सुल्तानपुर में हैं? जी हाँ। क्यों? एक हमारे दोस्त हैं, अभी बारिश भी आ गया, हमारा उम्र हो गया। वहाँ बम्बई में अलीबाग में भीख मांग रहे थे, बच्चों ने निकाल दिया है। तो 4 साल से रोड पर सोते थे, दुकानें बंद हो जाती है तो रोड पर सोता हूँ। दुकान के बाजू में बारिश है, ठंडी है, मच्छर है, धूप है, कोई हमको एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। वहाँ पर सोता था, बारिश आ गया, जान बचा कर यहाँ आ गया। अभी हमारा उम्र भी हो गया है। एक हमारे दोस्त हैं राम आसरे, सुल्तानपुर में, ये मदनपुर गांव के अच्छे आदमी है, जैसा उनका नाम है राम आसरे। काम भी वैसा ही करते हैं, भगवान उनको सुखी रखे। उस समय क्या वजह थी, क्यों आप यहाँ सुल्तानपुर में हैं, अपने दोस्त के घर पे हैं? क्यों आप गाजीपुर नहीं रहे? क्यों आप मुंबई छोड़ दिए? क्या वजह है? गाजीपुर हमारे नहीं जाने का एक कारण है। गाजीपुर हमारा नहीं जाने का एक कारण है, वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ की प्रॉपर्टी तो बेच करके हम मराठियों को दे दिए हैं, वो हमारा हड़प गया है। वहाँ तो हमारा कुछ है नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर उन लोगों को दया आ भी गई हमारे ऊपर, कहीं कुछ रहने के लिए जगह भी दे गए, मगर एक हमसे सवाल उठाया जाएगा वहाँ गाजीपुर में, हमारे घर से, हमारे गाँव वालों से। वो लोग एक सवाल कौन सा उठाएंगे सुनिए। वो लोग पूछेंगे ठीक है तुमको रखते हैं, इतना साल के आया, बर्बाद होके इतना साल के बाद आया, मगर तेरा नाती पोता परिवार कहाँ है? हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। उनको क्या बताऊं? वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा नहीं। हमारा यहाँ रहने का कारण है कि ये सुल्तानपुर, हमारा जो दोस्त है रामासरे, यहाँ के इस गांव के, मदनपुरा के गांव के सभी लोग अलीबाग में बोट वगैरह पर काम करते हैं। सभी लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं। हमारा घर, प्रॉपर्टी, 6 गाड़ी है, हमारे परिवार को जानते हैं सब लोग। इसलिए मैं यहाँ चला आया कि यहाँ पर हमको कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांव में जाऊँगा गाजीपुर, वहाँ सबूत देना पड़ेगा। सबूत दे भी सकता है तो भी उन लोगों को विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि उनका नज़र है क्या था और हड़प चुके हैं। गाजीपुर का पूरा प्रॉपर्टी उन लोगों ने हड़प लिया मेरा। 7.5 लाख में बेच करके मराठियों को पैसा दे दिया, और भी ज़मीन था वो हमारी छोटी भाभी कैलाशी देवी ने हड़प लिया है। बाबा आप हर एक चीज़ को बताते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहा है। ये आंसू का क्या कारण है? अरे भाई, मुसीबत का मारा हूँ सर। बचपन से मुसीबत से झेलते आया हूँ, आज की बात नहीं है। माँ के पेट से गिरा,
जब से हमारे साथ मुसीबत पड़ते जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा इतना उम्र हो गया 82 का हमारा उम्र है। हमने अपने जन्म देने वाली माता जी का दर्शन नहीं किया आज तक। हमारी माता जी कैसी थी, कौन थी, क्या थी, हमें नहीं मालूम। दूध पिया हूँ माता जी का कि नहीं, कुछ पता नहीं। हमारे पिताजी हमको पाल पोस करके बड़ा किए, बस यही है हमारी मजबूरी। पापा, मुंबई का क्या किस्सा है? हाँ जी, मुंबई का क्या किस्सा है? किस्सा का मतलब मुंबई में क्या हुआ था आपके साथ? क्या कहानी मुंबई की, जो आप गाजीपुर छोड़ के मुंबई जाते हैं? वो तो पहले की शुरुआत की कहानी है जी। जब हम 60 साल पहले 60 साल पहले जब हम गाजीपुर से बम्बई मालाड में गए थे कमान। बाबा, मुझे जानना है आपकी शिक्षा क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखाई किया? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तीसरी नापास हैं, तीसरी फेल हैं। मगर ये क्या है, परदेश में बम्बई में रहते रहते कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे चाल चलन, अच्छे लोगों के साथ में रहते क्रांतिकारी बन गया, देशभक्त बन गया। यही हमारी अच्छाई है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी कभी भी। बाबा, ये दाढ़ी इसलिए रखे हैं क्योंकि अब मोह माया त्याग दिया? भोलेनाथ का भक्ति करता हूँ, अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है ना, तो दाढ़ी रखे हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हालांकि दाढ़ी से रखने से क्या किसी को प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दाढ़ी रखे हैं। हमारे भोलेनाथ का भी कहना है कि साधु बनना है तो दाढ़ी रखने में क्या फ़र्क पड़ता है। भोलेनाथ हमसे बात करते हैं, हम उनके 21 साल से ज़्यादा हो गया उनके हम भक्त हैं महादेव जी के। हमसे बात करते हैं। हमको आप लोगों को शायद विश्वास हो ना हो, 9 शक्ति का हाथ हमारे सिर पर है, 9 शक्ति का। ये लोग हमसे बात करते हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन और रुको, तेरी परीक्षा चालू थी, परीक्षा ख़त्म हो रही है अभी, कुछ दिन और रुको, तेरा अच्छा दिन आएगा। अब आएगा नहीं आएगा, इतना उम्र तो हो गया, इतना उम्र तो हो गया। सही है क्या झूठ है, अभी हमारे गुरुदेव भोलेनाथ जाने, वो हमारे गुरुदेव हैं। अब तो हम थक चुके हैं। एक सवाल है, भिक्षा क्यों मांग रहे हैं आप? तो मजबूरी है। 5,000 हमको बच्चे लोगों से मिलता है, लेकिन वो 5,000 पूरा नहीं पड़ता है। जान बचाना है, जिंदा रहना है। 6 बार आत्महत्या कर चुका, कामयाब नहीं हुआ, नहीं मरा। तो वकील भी कहता है, लोग भी कहते हैं कि काका काहे को घड़ी घड़ी आत्महत्या करने जाता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, उम्र हो गया है। अगर आत्महत्या नहीं करने जाता है, नहीं मरा तो हाथ पैर तोड़ के बैठेगा, उल्टा और भी फंस जाएगा। तुम्हारा कोई नहीं हॉस्पिटल में ले जाने वाला, जैसा चलता वैसा चलने दो, एक दिन न्याय मिलेगा। अब हमको तो भरोसा नहीं है कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना उम्र में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मजबूरी में भीख मांग रहा हूँ, क्या करूँ। देवी प्रसाद का गाजीपुर में भी बंगर है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। मुंबई में भी प्रॉपर्टी अच्छी खासी 2 करोड़ की, यहाँ अलीबाग का लेकर के सब 2.5 करोड़ हो गया। 2.5 करोड़ की संपत्ति, 45 लाख की इधर अलीबाग में है, वो भी मुंबई में ही है। और मुंबई, मेन मुंबई, गोरेगांव, प्रेम नगर में हमारा 2 करोड़ का प्रॉपर्टी, हालांकि बनाया था जब तो 2000 में बनाया था, लेकिन आज उसकी कीमत 2 करोड़ है। गुंडों ने मारकर हमको मालाड के समुंदर में फेंक दिया था। हमारे बड़े भाई हरिहर प्रसाद सादियाबाद, वो अभी मालाड में रहता है। मालाड में पहले से ही उसका खुद का खोली, 80 साल पहले से। जब हमने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बम्बई, गोरेगांव, प्रेम नगर में बनाया, बहुत लंबा चौड़ा, तो उसके आँख में धंसने लग गया हमारे बड़े भाई हरिहर प्रसाद के। उसने गुंडों को से मरवा करके ऑटो रिक्शा में बैठा करके गुंडे लोग हमको लेके गए, चाकू दिखा करके इधर इधर बैठा करके दोनों साइड में, कॉलोनी मालोनी मड़ के आगे पड़ता अक्सा मड़ मालाड में, वहाँ ले जा करके हमको मार करके लोग समुंदर में फेंक दिए थे। यहाँ हमको मार लगा है, यहाँ मगज होता है पीछे में हर इंसान को, जानवर को। कई साल तक हम आधा पागल बने रहे, याददाश्त चली गई थी हमारी याददाश्त चली गई थी। कई साल तक हम घूमते रहे पागलों की तरह ऐसे इधर उधर। जब हम समुंदर में ये इतना खाली हमारा गर्दन बाहर था, बाकी सब शरीर समुंदर के अंदर मेरा पड़ा था।
हमारी आंखें बंद थी, हम बेहोश थे। 3 कोली लोग आए, हमने देखा नहीं उनको, लेकिन डॉक्टर ने बाद में बताया। वो बेचारे आए 3 कोली लोग, मच्छी मारते मारते समुद्र के किनारे किनारे हमको जिंदा देखा। जैसे कि मैं अपना क्रांतिकारी का, देशभक्त का फ़र्ज पूरा करता हूँ, वैसे उन लोग बेचारों ने भी अपना फ़र्ज पूरा किया। हमें उठा करके भगवती हॉस्पिटल बम्बई में एडमिट कर दिया। बाबा भी आपने बताया कि आपकी पहली शादी गाजीपुर में होती है, मऊ में, यानी यूपी में। हाँ। और आप दूसरी शादी महाराष्ट्र में कर लेते हैं। महाराष्ट्र में की है। पहली शादी आप गाजीपुर में करने के बाद यानी यूपी में करते हैं, तो दूसरी शादी की क्या वजह है? और पहली शादी क्यों, आप पहली शादी होते हुए भी आपकी दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी, इसके बाद? कि हमारी पहली पत्नी की विदाई नहीं हुई, गाना गिरोह लेकर के वो लोग दागीना बैठ गए। उनका कहना ये है कि अब ले जा कर के, जब हम बर्बाद हो गए, बर्बाद होने के बाद उन लोगों का कहना है कि अब हमारी बेटी को ले जाके कहाँ रखेगा बम्बई में, जो कुछ भी तुम्हारा प्रॉपर्टी था सब हड़प गया, सब चला गया। अब ये मैं पूछता हूँ कि मेरे नसीब को देख कर के उन लोगों ने शादी किया था या मेरी प्रॉपर्टी को? आज मेरा टाइम ख़राब आ गया तो अब लड़की को विदाई नहीं करते हैं, औरत को विदाई नहीं किया तो वो बच्चे हमारे साथ में है, उस बच्चे को संभालने के लिए तो माँ चाहिए ना। दूसरी शादी मजबूरी से करना पड़ा। आप 1.5 वर्ष के बच्चे को गाजीपुर से छोड़ के मुंबई लेके जाते हैं। हाँ। लेके जाते हैं जी। पाल पोषण करने के लिए मुंबई में। आपने पहले बताया गाजीपुर में मैं उस रात अपने बच्चे को लाया, अपने भाई के घर में रखा, यानी आपका ही घर था। हाँ, तो उस क्षण की घटना क्या है जिस वक्त आपके भाई ने आपके बच्चे को और आपको निकाला? उस रात, वो रात, काली रात, तूफानी रात हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, मरते दम तक। वो टाइम, वो रात ऐसी थी जिस समय हमारे बीच वाले छोटे भाई ने हमको घर से निकाला। ऊपर से बड़े बड़े ओले, मतलब ये यहाँ पर क्या कहते हैं, पत्थर गिर रहा था आकाश में से, आंधी तूफान, काली रात थी भयानक। हमारा बच्चा सोया हुआ था। भाई धंधे पर से आया, मैं उसका जाके पैर पड़ा। उसके घर में मेरा भी घर है, एक रूम। बिना हमसे पूछे उसने पक्का क्यों बनाया? हमारा झोपड़ा था या नहीं था, जगह था, उसको छोड़ देना चाहिए, हमारी जगह है वो, है? उसके उसी घर को देख करके समझ करके तो हम बम्बई से बच्चे को लेके आए थे, निकाल के सब बाहर फेंक दिया। एक रात तो ज़्यादा, 3 घंटे का भी हमको समय नहीं दिया हमारे भाई ने। हमारे माँ, एक ही माँ बाप का बड़ा भाई, बीच वाला, खून एक ही खून, मौका नहीं दिया। 3 घंटे का भी हमको मौका नहीं दिया। बच्चे को सब फेंक दिया। बच्चे को उठा करके हम बाजू में एकदम सटा हुआ कृष्ण भगवान का मंदिर है, राधे कृष्ण का, वहाँ जा कर के सोए। वहाँ भी पानी, वहाँ जाली वाला दरवाज़ा था, वहाँ भी पानी भर गया। क्या करते, ऐसे ऐसे निकाल कर फिर सुबेरा उठा तो हुआ तो उठा करके बच्चे को रोते रोते बस स्टैंड पर ले गए। वहाँ से फिर वापस बम्बई अलीबाग की चले आए। आगरी समाज है ये, महाराष्ट्र की आगरी समाज है। ये हमको नहीं मालूम था कि आगरी लोग धोखा देते हैं। बाद में कुछ साल के बाद में हमको सभी लोग बोलने लगे, मराठी लोग, कि तुम यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकता है। हम बोला क्या बात है, क्या मतलब, हम समझे नहीं, पूछे उन लोगों से तो लोग बोले यहाँ शादी करने वालों को खाली ये कानून बनाया है, ये कानून आगरी समाजों ने बनाया है। पहले अपनी बहन बेटियों से जानबूझ करके उन लोग शादी करवाते हैं भैया लोगों से, हम लोगों से शादी हो जाती है। शादी में सभी आते हैं, शामिल होते हैं। उस समय कोई भी नहीं बोलता कि ये शादी मत करो, भैया है, ये है, वो है, कुछ नहीं, हो जाने दो। हाँ, हो जाती है। उस भैया की प्रॉपर्टी बढ़ती है कि जैसे आज हमारी 45 लाख की प्रॉपर्टी हुई है अलीबाग में। 6 गाड़ी है, घर है आलीशान, 10 आदमी का परिवार है। जब प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उम्र हो जाता है, तो वो लोग बाहर निकाल देते हैं, धोखा दे देते हैं। पैसों के लिए खाली हम लोगों से, वो लोग भैया लोगों से शादी करते हैं। महाराष्ट्रियन लड़की लोग पैसों के लिए सिर्फ शादी करते हैं। उनको इंसानियत नाम का, रिश्ते नाम का, रिश्ता क्या होता है
खून का रिश्ता क्या होता है उनको ये मालूम नहीं है। हालांकि ये बताओ आप जब आप दूसरी शादी कराटी लड़की के साथ, फिर आपका 1.5 वर्ष का बच्चा वो लालन पालन करती है? अब ये बात तो ऐसी इतनी खतरनाक है कि हमको खुद बताने में शर्म आती है। करके वो लालन पालन करके हमारे बच्चे को, जो दूसरी औरत है वो तो भी बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हमने कर दिया। आज हमारे नाती पोता भी हैं 2-3, मगर शादी से पहले उसने, हमारी इस औरत ने गंदा खेल खेला है। हमारे उम्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। खुद अपने सौतेली माँ के साथ में ही उसने गंदा काम किया है, और ये हमने खुद देखा है, आंखों से देखा है। पूरा अलीबाग में हल्ला हो गया, सबको मालूम पड़ गया, झगड़ा हुआ। हमने उसको बाहर निकाला, फिर वो वापस आ गया। हमको ही मार करके घर से बाहर निकाल दिया। हम बूढ़े आदमी क्या करेंगे? आखिर मेरे साथ कोई किसी का साथ नहीं है, सपोर्ट नहीं है। वो लोग मराठी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा खून हमारा है तो क्या हुआ, हाँ तो मराठी लोग। अच्छा, शादी के कितने वर्ष की बात की घटना है ये? राशन कार्ड में 28 उसका है, तो शादी के बाद में 30-35 साल के बाद ये घटना घटी। अच्छा, 35-32 साल के बाद ये घटना घटी। हमको लोग जब 35 साल का 32-33 साल का अंदाज़ा हमारा बेटा हो गया शादी के बाद, तो उसने धोखे से, हालांकि हम मराठी से शादी किए हैं, मगर मराठी पूरा बोलता हूँ, मराठी से शादी किया हूँ, मगर हमको फंसाया गया है किसमें? मराठी लिखना नहीं आता हमको, मराठी पढ़ने नहीं आता। उन लोगों ने अपने वकील से कुछ लिखवा करके एक पेपर लाया था, एक दिन हमसे साइन करा लिया। हमने पेपर पढ़ा नहीं, हमने क्या सोचा अपना ही बच्चा लोग होगा कोई काम का पेपर, साइन कर दिया। शादी करने के बाद में 2.5 महीने के बाद, उस दिन के बाद वो धीरे धीरे हमको तकलीफ़ देने लग गए। जब साइन कर दिया पेपर पर, तो धीरे धीरे हमको बच्चे लोग तकलीफ़ देने लग गए। हर दिन कुछ न कुछ बिना मतलब का झगड़ा करने लग गए, हर दिन झगड़ा करने लग गए। मराठी लड़की से शादी किया था, उससे भी बच्चे हुए? हाँ, एक सुनील नाम का लड़का है, ड्राइवर है, छोटा, दोनों ड्राइवर हैं। और एक बेटी है। बेटी के बारे में आपको बताया ना, 4 साल से देखा नहीं बच्ची को, हम नाना बन गए हैं। भैया बाप नहीं चाहिए करके बोल करके हमारे बेटी की शादी कराई गई है। अगर हमारा परिवार सही रहा होता तो हमको अकेले में बुला करके समझा के बोलता ना कि हाँ पिताजी हो, पप्पा हो, आप बारात में मत जाओ। आप अगर बारात में जाओगे, ऐसा फ़ोन आया है बम्बई बिरार से कि भैया बाप बारात में नहीं चाहिए, तो अगर भैया बाप बारात में नहीं चाहिए तो हम ये पूछते हैं कि बेटी भी तो हमारी भैया हुई। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा बेटा, हमारा परिवार सही रहा होता तो हमको साइड में बैठा करके शांति से समझाता कि आप बारात में मत जाओ। ऐसा फ़ोन आया है कि भैया बाप बारात में नहीं चाहिए, हैं, भैया बाप बारात में नहीं चाहिए, तो ठीक है, हम मान लेते जिस जगह पर, जिस काम से हमारी बेटी सुखी रहे, हम नहीं जाते बारात में। अपनी बेटी को हम घर में कन्यादान कर देते, आशीर्वाद तो दे सकते थे। अपनी बेटी को कुछ नहीं हुआ। बेटी की शादी हो गई। 5 मिनट की दूरी पर मैं सोया था, घड़ी देख करके। मैं अलीबाग में एक कुरुल गांव है, वहाँ 5 मिनट की दूरी पर सोया था। उस दिन हमारी औरत रोज़ की तरह से हमें खाने का डब्बा लेके आई, डब्बा दिया। और उस हमारी औरत ने उस दिन एक नया काम किया, डब्बा दिया टिफ़िन खाने का, और 600 रुपया भी दिया हाथ में। बोले 600 रुपया भी लो, 3 दिन इसमें कुछ बाहर खा लेना। हम 3 दिन के लिए हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हम कुछ सोचे समझे नहीं, क्योंकि हम तीसरी फेल हैं। खाना खाए, ले लिए 600 रुपया, खाना खा के सो गए। जब 6 बजे 5:30 बजे उठ करके हम नाके पर आते हैं तो सब दुकान वाले आदमी लोग हमको पहचानते हैं। अरे काका तुम नहीं गया? हम बोले कहाँ? अरे तुम्हारी बेटी की आज शादी है, 2 कार गई है विरार में, बम्बई विरार में 14 सीट की 2 कार गई है, तुम नहीं गया? इतना सुन करके हम छाती पीट कर वहीं रोड पर गिर गए धूप में। 4 आदमी हमको उठा करके साइड में रखे। उस दिन जो औरत खाना लेके आई थी, वो औरत की कहानी धोखेबाज की सुनिए।
वो औरत जिसने 9-10 महीना अपने पेट में उस बच्ची को रखा, 600 रुपया दिया, खाना दिया, हम खा के सो गए। धोखे से बोले तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। वो इसका तीर्थ यात्रा था, जाके हमारी बेटी का शादी करके आए लोग 3 दिन में मुंबई बिरार से। ये था तो हमारी औरत का, हमारे बच्चों का पाप, झूठ बोलना, छुपाना, शादी कर दिए बच्चों का बिन बाप का। अच्छा बाबा, वहाँ पे आप सारी संपत्ति, आपके बेटे, आपकी पत्नी मिलके आपको वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ अपने नाम संपत्ति करवाने के बाद जी भेद निकाल दिया गया। हाँ। फिर आपने कोर्ट में अपील किया था? केस चल रहा है ना अभी तक। केस चल रहा अभी तक केस चल रहा है सब पूरा सबूत है हमारे पास। केस चालू, अभी ये परसों फिर तारीख पड़ रहा है, तो हम जाएंगे नहीं, न्याय नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में, ध्यान से सुनिए आप लोग, मोदी जी, योगी जी, आप लोग भी सुनिए ध्यान से। महाराष्ट्र में साली एक ही प्रॉब्लम है भैया लोगों का, कि महाराष्ट्र में शादी करने वालों को न्याय नहीं मिलता। हमने ये सवाल कोर्ट में पूछा था जज से, तो वहाँ हमको ये मालूम पड़ा सब मराठी लोगों से और जज से कि जो यहाँ सबके लिए नहीं, जो यहाँ शादी करता है महाराष्ट्र में, उसको न्याय नहीं मिलता है। सब प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता। हमने बोला, पूछा जज से हमने पूछा ऐसा क्यों होता है, ये कानून किसने बनाया, ये कानून किसने बनाया? तो जज ने बोला, यहाँ के जिस समाज की आपकी औरत है, उस समाज के यहाँ के गुंडे लोगों ने ये कानून बनाया है। हम बोला इस कानून को हम नहीं मानते। शादी के टाइम ये लोग क्यों नहीं बोलते कि ये शादी मत करो? फिर तो धोखा हो गया ना ये बात। अच्छा बाबा, इस समाज के लिए क्या आपकी राय है, क्या सलाह है, और उन बेटे और बेटियों के लिए, उन पत्नियों के लिए क्या आप कहेंगे जो ऐसे कर्म करते हैं? ऐसे बच्चों को क्या कहा जाए? कलयुग को हम नहीं मानते, कलयुग को हम नहीं मानते। कलयुग के खिलाफ हमारा भजन हम लिखे हैं, तैयार किए हैं। आप बोलो तो हम बिल्कुल 2 लाइन बोल सकते हैं। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी। एक तरफ काशी, एक तरफ मथुरा, एक तरफ काशी, एक तरफ मथुरा, बीच में भोले जी अवतारी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। कब से खड़े हैं व्याकुल पड़े हैं, कब से खड़े हैं व्याकुल पड़े हैं, अलीबाग के ये सब नर नारी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी न्यारी। कलयुग में हम आए बाबा, कलयुग में हम आए बाबा, सतयुग की है तेरी कहानी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी। कलयुग में हम आए बाबा, कलयुग में हम आए बाबा, सतयुग की है तेरी कहानी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी न्यारी। कलयुग में तो पाप होते हैं, कलयुग में तो पाप होते हैं, सतयुग पूजा पाठ राम की, सतयुग पूजा पाठ राम की। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी। बाबा जी की निकली सवारी, बाबा जी की लीला है न्यारी न्यारी। ओम। ये बाबा जी की कहानी बड़ी ही कष्ट और संघर्ष भरी है। ये गाजीपुर के मूल निवासी है। इनकी शादी होती है पहली मऊ के जनपद में। वहाँ इनकी पहली शादी होती है, फिर इनकी पत्नी वहाँ से आती नहीं।
उसके बाद उस पत्नी से इनके पास एक बच्चा होता है, जो 1.5 वर्ष के बच्चे को ये लेके मुंबई चले जाता है। उस बच्चे क्योंकि माँ की जब परवरिश जैसी माँ करती है अपने बच्चों की परवरिश, पिता वैसा नहीं कर सकता। इसलिए ये सोचे कि बेटे को मैं कमाऊँगा परदेश में और बेटे की परवरिश के लिए किसी न किसी महिला की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने महाराष्ट्र में शादी कर लेते हैं एक महाराष्ट्र की लड़की से। उसके बाद वहाँ शादी करते हैं, उससे भी 2-3 बच्चे होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये उस घर से निकाल दिया जाता है जहाँ ये करोड़ों की संपत्ति मुंबई में बनाते हैं। उसी घर से इनको निकाल दिया जाता है। अब क्या आपका कुछ कहना है बाबा जी के बारे में? बाबा जी अभी गांव-गांव भिक्षा मांगते हैं और अपने एक जनपद सुल्तानपुर के दोस्त के घर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिन भर भिक्षा मांगते हैं, शाम को आते हैं, उसी को पका के खाते हैं। मैं आपका सनी, जनपद सुल्तानपुर से। धन्यवाद।